हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेते एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मिनट में कल के करंट अफेयर का रिविजन करेंगे क्विकली। इसके अलावा आज की शानदार टॉप 10 करंट अफेयर को देखेंगे डिटेल के साथ पूरा। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको पिछले साल के 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रिवाइज कराए जाएंगे और एसएससी सीजीएल एग्जाम जो अभी हुआ था रिसेंटली, अभी 1 महीने पहले यानी दिसंबर 2022 में, उसमें पूछे गए जो जीके के प्रश्न हैं उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे और अंत वाला सेगमेंट होगा हमारा आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन से। कल का रिवीजन करते हैं। केरल, दोस्तों केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल पहला पहला किसमें बना है, कल की वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया था, आप जरूर देखिएगा कल की वीडियो। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर शाहरुख खान चौथे स्थान पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से संबंध रखने वाले आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है और भारत और फ्रांस के बीच में जनवरी 2023 में वरुण नाम का सैन्याभ्यास शुरू हो चुका है। ये 21वां संस्करण है इस बार का। और वायकॉम 18 ने अगले 5 सालों के लिए विमेन आईपीएल का मीडिया राइट्स खरीद लिया है। इसके अलावा सीबी जॉर्ज, दोस्तों जो कि जापान में अभी तक भारत के राजदूत थे, इनको मार्शल आइलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। और बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 जीत लिया है। 1961 के बाद से देखा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ चाइना में पॉपुलेशन घट गई है, वहां की आबादी घटी है। और पर्यावरण मंत्रालय ने अभी हाल ही में केरल में पाए जाने वाले नील कुरुंजी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। और पंजाब में माघी मेला उत्सव मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गेम खेलने के मामले में शीर्ष पर कौन सा है? तो टॉप पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेम सबसे ज्यादा खेला गया 2022 में। ठीक है, ये देखो आर्टिकल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश इमर्ज टॉप गेमिंग डेस्टिनेशन। और तो और यूपी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल इन सब को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल करी हुई है। उसके बाद कहोगे कि वैकेंसी नहीं आती है या फिर जॉब नहीं निकलता, बेरोजगारी बढ़ गई है। मतलब इतने बड़े बड़े गेम्स को इंडिया में बैन करने के बावजूद ये रिपोर्ट आई है कि अभी भी गेम इतना ज्यादा खेला जा रहा है। 2021 के मुकाबले में 2022 में इसने ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश इन सब के यूजर्स की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और तो और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको थोड़ा सा और प्रमोट करने के लिए शिलांग मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश देखोगे आप इंडिया के मैप में ये रहा, लखनऊ इसकी राजधानी है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है ना यूपी की जुडिशियल कैपिटल क्या है, न्यायिक राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे प्रयागराज है। ठीक है ना, प्रयागराज। अगर यूपी लेवल की, यूपी स्पेशल लेवल के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट होने की वजह से प्रयागराज है। ठीक है ना। चलो, तो योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो सुरहा ताल, रामगढ़ ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर और मोती झील है। नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी, इसके अलावा इटावा लायन सफारी वगैरह यहीं पर है। ठीक है। अच्छा, लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी खोली जाएगी। ठीक है, भारत की पहली नाइट सफारी स्थापित की जा रही है। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी सफारी कहां पर स्थापित की जाएगी, तो आप बताएंगे हरियाणा में। लेकिन नाइट सफारी पूछा जाए तो आप लखनऊ में बताएंगे, पहली और सबसे बड़ी। लोक नृत्य में बात करें, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैता, छोरा, ये सभी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सभी जगहों पर सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है, यूपी से ही है। ठीक है ना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर संख्या याद करना है तो संख्या आप याद कर सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष होता है अशोक। अब उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लेते हैं कुछ। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि केवल 2 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। अब उन 2 जिलों में एक नोएडा है, एक लखनऊ है। तो नोएडा जो है वहां पर लक्ष्मी सिंह को पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च की थी। कौन सी? ई सुश्रुत, लिख दे रहा हूं, ई सुश्रुत। ये प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया यूपी में ही किया गया है ये। इसके अलावा यूपी सरकार ने अभी यूपी ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत करी थी। यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था, अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया। बिहार और बंगाल के पूर्व राज्यपाल और यूपी के विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, इनका अभी निधन हुआ है। ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, इनका नाम आपको याद रखना है। बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, इनका भी निधन हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एमवी गंगा विलास, दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, रिवर क्रूज है, इसको हरी झंडी दिखाई। ये वाराणसी से होकर के असम डिब्रूगढ़ तक जा रहा है। ओके, और इसके अलावा अभी मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाई गई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, जनवरी 2023 में एएसआई ने बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने कितने लघु स्तूपों की खोज की है? तो दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने 2 ऐसे लघु स्तूपों की खोज करी हुई है। आर्टिकल देख पाओगे, तो ये खोजा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों, इसे विश्व धरोहर स्थल जो कि है नालंदा महाविहार, उसी के परिसर में, उसी के कैंपस में खोजा गया है। इन दोनों स्तूपों पर महात्मा बुद्ध की आकृतियां हैं। अगला, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, भारत का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या कहें कि डिप्टी एनएसए, नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह जी को। पंकज कुमार सिंह ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और ये इससे पहले बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है ना, महानिदेशक थे। तो बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक पंकज कुमार सिंह जी को नियुक्त कर दिया गया है डिप्टी एनएसए। ये एनएसए के अंदर काम करेंगे, एनएसए को रिपोर्ट करेंगे। एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, तो उनको ये रिपोर्ट करेंगे। 1988 बैच के आईपीएस हैं ये, और इनको अगले 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कब तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने का दावा किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने अगले 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से पूरे देश को कवर करने का दावा किया है। यानी पूरा का पूरा देश जो है वो डॉपलर रडार नेटवर्क के अंतर्गत आएगा, कवर करेगा। अभी डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क क्या होता है, इसको समझिए आप पहले। दोस्तों, एक्चुअली में रडार कई टाइप के होते हैं। आपने एक रडार सुना होगा जो पता लगाता है कि सामने से कौन सी एरोप्लेन आ रही है या कौन सी मिसाइल आ रही है, इसको सबको चेक करने के लिए। वो वाला बेसिकली नॉर्मल वाला होता है, जिसमें कि जिसका क्या होता है कि काम की, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ये इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है और वो वेव्स वहां से टकरा करके, उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आती है और उसी में टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया जाता है हाफ करके। ठीक है, कि कितने समय में जा करके टकरा करके ऑब्जेक्ट से लौटा है, तो पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। चलो ये तो हुआ, लेकिन उस वाले रडार की, मतलब जो जनरल वाला जनरली यूज किया जाता है रडार, उसमें बहुत सारी कुछ एक समझ लो कि लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि उनकी एक निश्चित ऊंचाई होती है, रेंज होती है। उस अगर ऊंचाई पर अगर चला जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको नहीं कैच कर पाता है, या फिर उसके अगर नीचे ऊंचाई के अंदर कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट है, उसको भी वो नहीं कैच करता है। आप देखते हो ना, सुनते हुए होगे मूवीज वगैरह में कि जब प्लेन को हाईजैक किया जाता है तो और ऊपर ले के चले जाते हैं ये लोग। ठीक है, या फिर अगर कोई ड्रोन है, ड्रोन से अटैक किया जाता है तो उसको और नीचे नीचे उड़ा करके तब वहां तक पहुंचा जाता है जिससे रडार की रेंज में ना आए। ये सब टेक्निकल चीजें कभी कभी ध्यान दिया करो मूवीज वगैरह में। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक एडवांस रडार सिस्टम की, जो कि है डॉपलर रडार। डॉपलर रडार जो होता है ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, और डॉपलर रडार की इतनी अच्छी खूबसूरती ये होती है कि अगर एक बूंद पानी भी गिर रही है ना, वो भी 400 किलोमीटर के रेंज में, तो वो बूंद पानी की जो बूंद है किस वेग से गिर रही है, किस दिशा की तरफ गिर रही है, ठीक है, इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, सीधे गिर रही है, किस हिसाब से गिर रही है, ये सबको ऑब्जर्व कर लेता है। जबकि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो ये रडार होता है ना, इस वाले में अगर मान लीजिए कौवा उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, उसको नहीं अब ये डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब छोटे मोटे ड्रोन्स हुए या छोटे मोटे कोई ऑब्जेक्ट हुए, उसको नहीं पकड़ेगा। कोई बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसको वो पकड़ पाता था जनरल वाला, लेकिन ये वाला एक पानी की बूंद को भी कैच कर लेता है। यही वजह है कि इसका यूज मौसम में किया जाता है, मौसम विज्ञान की प्रेडिक्शन में किया जाता है। तो अभी ये घोषणा की है किसने, हमारे साइंस मिनिस्टर ने, कि 2025 तक पूरे के पूरे भारत देश को
इससे कवर किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, इससे पूरे भारत में ना मौसम कहाँ पर कैसा होने वाला है उसका पूर्वानुमान किया जा सकेगा। तो अभी रडार सिस्टम अगर बात किया जाए तो 2013 में 15 थी संख्या, अब बढ़ करके 2023 में 37 हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में 25 और रडार सिस्टम्स भारत को कैच करेंगे, और 400-400 किलोमीटर करके अगर लगाओगे तो पूरे भारत के क्षेत्र को ये कवर करेंगे और पूरे भारत में मौसम की जानकारियां पहले से पता लग जाएगी। क्लियर सब कुछ? चलो लाइक कर दो एक बार, आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा हुई? तो भारत और मिस्र के बीच में, देखो मिस्र थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये मिस्रा वाला हमारा वाला लिखा गया, लेकिन ये इजिप्ट वाला है, ठीक है, ऐसा रहेगा, ये मिस्र है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इजिप्ट में ना चक्रवात 1 आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब ये पहला अभ्यास होगा भारत और मिस्र के बीच में। पहला कैसा? भारत और मिस्र के बीच में जो स्पेशल फोर्सेस होती है ना, उनके बीच में ये पहला वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया इजिप्ट टू होल्ड फर्स्ट एवर एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेस सेज इजिप्ट एम्बेसडर व्हील अहमद। जो इजिप्ट के जो एम्बेसडर हैं व्हील अहमद, इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। तो ये जनवरी में ही यानी इसी महीने में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, तो उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली में हम लोग का ना इजिप्ट के साथ 75 साल पूरा हो गया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, उसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसी को लेकर के इस बार हम लोगों ने G20 शिखर सम्मेलन में इजिप्ट को इनवाइट भी किया है एज ए गेस्ट, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी भारत कर ही रहा है, तो इसमें मिस्र को इनवाइट भी किया गया है। और पिछला वाला जो COP27 सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी मिस्र ने करी हुई थी। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था SSC GD के, ठीक है। तो पिछले वर्ष मिस्र ने की थी, इस वर्ष कौन कर रहा है? UAE कर रहा है। अच्छा, मिस्र के बारे में तो अभी हम लोग वर्ल्ड में मैप में देखेंगे ही। यहाँ पर थोड़ा सम्मेलन बार बार आ रहा है, तो थोड़ा मैं सम्मेलन को आपको रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, G20 की इस बार मेजबानी कर रहा है इंडिया, SCO की भी मेजबानी भारत ही करेगा इस बार, ठीक है। ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। इसके अलावा G7 समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, G7 समिट की मेजबानी इस बार कौन करेगा 2023 में? तो 2023 में जापान करने जा रहा है, जापान के हिरोशिमा में होगा, ठीक है। अच्छा, G7 पिछली बार किसने किया था? जर्मनी ने किया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मिस्र की। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से हम लोग मिस्र की तरफ चलेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना होगा? खाड़ी देशों को पार करिए, अरब देशों को पार करिए, इधर देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा इजिप्ट, यही है मिस्र। इसकी कैपिटल होती है कायरो, कायरो यानी कि काहिरा जिसे हिंदी में कहते हैं, कायरो या काहिरा, ये इसकी जो है कैपिटल है। अच्छा, मिस्र जो देश है ना, इसकी एक खास बात है, देखो ये नीचे इधर ये लाल सागर आपको दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करता है एक नदी, एक नहर, ठीक है। ये नहर कौन सी है? सुएज नहर, यही है। ये सुएज नहर जो है ना, यहां से सुएज नहर के बाद से बिल्कुल व्यापार बहुत ज्यादा आसान हो गया था। तो सुएज नहर जो है ये किसको किसको कनेक्ट करती है भैया? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को। अच्छा, एक चीज और, ये भूमध्य सागर और लाल सागर कनेक्ट करती है, थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आप देखोगे ये एशिया को और अफ्रीका को अलग भी कर रही है, यही एक नहर, ठीक है ना, वही एक नहर है जो इन दोनों को अलग भी कर रही है, या कहें कि जोड़ रही है एक प्रकार से, ठीक है। तो इजिप्ट आप जान लिए। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ की करेंसी क्या होती है? करेंसी बड़ी पूछी जाती है। करेंसी यहाँ का इजिप्ट का होता है इजिप्टियन पाउंड। क्या होता है? इजिप्टियन पाउंड। आपसे क्वेश्चन आजकल ऐसे बन रहे हैं कि निम्न में से इजिप्ट की कौन सी मुद्रा है? यही अफ्रीका देश में ही बजाएगा, यही पूछता है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा कहाँ की है, इसकी देश की, या चार्ट की पूछ लिया, या सूडान की पूछ लिया कि इसकी मुद्रा क्या है, और ऑप्शन में दे देगा आपसे पाउंड, डॉलर और CFA फ्रैंक वगैरह करके। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं तो मुद्राओं को आप याद करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे पिछले साल का हम लोग। तो देखो कल तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने प्रवाज योजना शुरू की है आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि केंद्रीय साइंस मिनिस्टर हैं, अभी मैंने बताया इनके बारे में, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स नाम की पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित जी नियुक्त किए गए। हालांकि ये लगभग 74 दिनों से के लिए नियुक्त किए गए थे। अभी के टाइम पर 50वें वाले मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है,
इनका नाम आपको याद रखना है, वर्तमान में यही है, 50वें नंबर के हैं। लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक पेश किया है आर.के. सिंह जी ने। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 ये रांची में शुरू हुआ। और हिम ड्रोन एथॉन नामक कार्यक्रम का शुरुआत किया इंडियन आर्मी ने। और कौन सा बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना, तो वो बन गया है फेडरल बैंक। अभी इससे रिलेटेड आज भी एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बात करेंगे। और तिब्बत में आध्यात्मिक नेता जो हैं दलाई लामा जी, इनको लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक चीज और, दलाई लामा को एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे किससे किससे? गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार याद रखना, पुरस्कार अभी पिछले साल मिला था इनको। पिछले साल बोले तो मतलब कुछ महीने पहले अभी, ठीक है। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने गोल्ड जीत लिया है। शतरंज ओलंपियाड में मसाल रिले की शुरुआत 2022 से हुई है, ठीक है। शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत में चेन्नई में आयोजित किया गया था पहली बार। क्लियर। अब फिर से पहुंचेंगे हम लोग अपने करंट अफेयर सेगमेंट में। तो छठा क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा करी? तो भारत दोस्तों क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दे रहा है। पेंटावेलेंट, पेंटा जब भी सुनो तो समझ लो कि 5 की बात हो रही है। तो पेंटावेलेंट, एक्चुअली में पेंटावेलेंट टीके का मतलब हुआ कि 5 प्रकार के जो टीके हैं, वैक्सीन हैं, उनको दे रहा है, ठीक है। क्यूबा में अपनी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी गई हुई हैं और इन्होंने वहां पर ये किया है। अच्छा, इनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है क्यूबा की, पहली बार गई हुई है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात करें अगर, तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार की जानलेवा जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए वैक्सीन होती है ये, जैसे डिप्थीरिया, पोर्टिसिस, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी और HIV। इन सब से सुरक्षा प्रदान करता है ये वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो ये क्यूबा में दी जाएगी। अच्छा, क्यूबा जो देश है ना, ये बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। कैसे? कोरोना को याद होगा आपको कि कोरोना में कोरोना वैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश यही तो था, क्यूबा ही। और पहला राज्य भी मैंने आपको याद कराया था, क्या? तमिलनाडु। जो पुराने स्टूडेंट होंगे बिल्कुल उनको याद आ रहा होगा। चलो अब क्यूबा के बारे में चलते हैं हम लोग, क्यूबा घूम लेते हैं हम भी। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से अगर आपको क्यूबा जाना है ना, तो आप लेफ्ट साइड में जाकर के राइट साइड से चलिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंचिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण देश बताए थे, 3 बड़े देश बताए थे। लेकिन छोटे देशों में अगर बात करें ना, तो छोटे देशों में आप इधर देखो, ग्वाटेमाला है, हॉन्डुरस है, क्यूबा है, ये सभी है, बाहामास है, ये सभी देश भी इसमें आते हैं, ठीक है। बड़े देशों में तो मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, लेकिन क्यूबा देखो यहीं पर आपको मिल जाएगा। और क्यूबा की कैपिटल यहाँ पर है, हवाना, ये है यहाँ की कैपिटल, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मैगुएल डियाज कैनेल। कौन है? मैगुएल डियाज कैनेल। और यहाँ की जो करंट टाइम पर अगर पूछा जाए कि करेंसी क्या है, तो पेसो होती है करेंसी। क्या होती है? पेसो होती है करेंसी। अच्छा, रेलवे लोको पायलट का कंप्लीट वीडियो कोर्स अब लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। शताब्दी बैच को अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। शताब्दी बैच जाइए अभी ज्वाइन कीजिए। रेलवे लोको पायलट का बैच है, कंप्लीट बैच होगा। इसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, साइंस भी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जीके, जीएस, इकोनॉमिक्स, पूरा मतलब सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। पूरा कंप्लीट बैच ये होने वाला है। इसको जाकर के अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं MZT ऐप से। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप इंस्टॉल करके रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, मतलब आप अगर कोई कोर्स नहीं भी लेते हो ना, तब भी आपके बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल है। और डेली क्विजेज वगैरह तो आपको मिलती ही मिलती हैं। तो आप MZT ऐप से इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हो। लोको पायलट बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप MZT ऐप में जाइएगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पर वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी वहां पर और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगला, हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है विक्टर एक्सेलसेन ने। विक्टर एक्सेलसेन दोस्तों ये है डेनमार्क के, और डेनमार्क के बहुत ही फेमस ये खिलाड़ी हैं। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और डिफेंडिंग चैंपियन है ये ओलंपिक के। तो इन्होंने जीत लिया है, देखिए बैडमिंटन किंग इनको कहा जा रहा है। इन्होंने जीत लिया है मलेशिया ओपन टाइटल। इसका पुरुष एकल का खिताब इन्होंने यानी कि मेन सिंगल का जीत लिया है और लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता है। किसको हरा करके? जापान के कोडाई नरोका को हरा करके। अच्छा, ये तो पुरुष एकल था। महिला एकल की अगर बात करें तो अकाने यामागुची ने जीता है, ये है जापान की। और इन्होंने साउथ कोरिया की अहम ये यंग को हरा करके जीता हुआ है विमेन सिंगल। आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया ओपन है तो मलेशिया में ही होगा, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। क्लियर। अगला,
पीसीआई सीडीए अधिनियम 2019 के उद्देश्यों के लिए सरकार ने किस राज्य को मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? तो सरकार ने जम्मू कश्मीर को दोस्तों मुक्त क्षेत्र अब घोषित कर दिया है पीसीआई सीडीए अधिनियम 2019 के तहत। ये एक्ट क्या है इसको समझिएगा। देखिए ये इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड कंटाजियस डिसीज इन एनिमल्स। तो जो पशुओं में जो इस प्रकार के जो डिसीज होते थे, जो सांसर्गिक रोग कहते थे, ठीक है, तो इन्फेक्शनाइज जो रोग होते हैं उन सब के उद्देश्यों से ये एक्ट लाया गया था। और अभी पिछले दिनों में कोई मामले इसके नहीं नजर आए, मतलब कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसे केसेस नहीं नजर आए। इस वजह से पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को इससे मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब आप इसको ऐसे समझो ना तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पोलियो होता है ना, तो पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है कभी कभी। कब किया जाता है? जब देखा जाता है कि पोलियो के केसेस पिछले 3 सालों में नहीं आए हुए हैं, तो उस क्षेत्र को, उस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। भारत को ऐसे ही 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही जैसे अभी चाइना को रिसेंटली मलेरिया मुक्त घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने, ऐसे ही यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार या कहें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कह लो अभी के लिए, ठीक है, वहां पर अभी विधानसभा तो अभी गठित हुई नहीं है, मतलब कि वहां पर अभी चुनाव तो हुए नहीं है, तो फिलहाल प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, तो उन्होंने इसको मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो पूछा जाए अगर आपसे कौन सा रोग ज्यादा होता था, तो गांठदार त्वचा रोग जो होता था ये पशुओं में, इसका कोई मामला नहीं मिला, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। क्लियर? और सिविल सर्विसेज वाले धारा 6 याद रखेंगे, ये पीसीआई सीडीए अधिनियम की धारा 6 के तहत ये शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है। क्लियर? अगला, हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलुगु पहल लॉन्च किया? तो कांटी वेलुगु पहल लॉन्च किया दोस्तों तेलंगाना ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंखों की जांच करने वाला एक पहल है, ये कार्यक्रम है, और मुफ्त में आंखों की जांच करने वाला एक पहल होता है ये कांटी वेलुगु। ये दूसरा संस्करण है, एक बार और हो चुका है इसे, एक बार 2018 में हुआ था पहली बार, और इस बार इसका दूसरा चरण है जो 2022 में हो रहा है। तो एक बेसिकली 100 दिनों का एक कार्यक्रम होगा, एक प्रोग्राम होगा, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका सेकेंड फेज है कांति वेलुगु का, और दुनिया का सबसे बड़ा ये मुफ्त में आंखों की जांच करने वाला, इलाज नहीं बोलेंगे, जांच करने वाला ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो 100 दिनों तक 1500 मेडिकल टीमों के साथ ये किया जाएगा। कांति वेलुगु याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव जी, इन्होंने अभी इसकी घोषणा करी हुई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस लेखक को फेडरल बैंक साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में के वेणु जी को फेडरल बैंक साहित्य पुरस्कार या कहें फेडरल बैंक लिटरेचर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे के वेणु ऑनर्ड विद फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड इन 2023। इनको इनकी आत्मकथा के लिए सम्मानित किया गया है। इनकी एक आत्मकथा है ओरन वेसन थिनते, और इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी जो आत्मकथा है ओरन वेसन थिनते कथा, ठीक है ना, ये इनकी आत्मकथा का नाम है ओरन वेसन थिनते। अच्छा, फेडरल बैंक के द्वारा ये दिया जाने वाला पहला साहित्यिक पुरस्कार है, यानी कि ये 2023 में अब नया पुरस्कार देना शुरू किए हैं। फेडरल बैंक आप जानते ही हो 1931 में स्थापित हुई थी, कोच्चि केरल में इसका हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष हैं श्याम श्रीनिवासन जी। क्लियर? ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग सीजीएल 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसमें 2 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी दिसंबर में ही हुआ था, अभी पिछले महीने हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है, पता नहीं क्यों इसको हमेशा पूछते रहते हैं लोग, मतलब प्रीवियस ईयर सेट भी नहीं उठा के देखते हैं, हमेशा पूछा जाता है। 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां वाला, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट था ये, ठीक है। और इसमें प्रस्तावना को भी चेंज किया गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, इसके अलावा फिर मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए 10, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई थी। 42वां संविधान संशोधन याद रखना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम मानवता के लिए योग, या कहें कि योगा फॉर ह्यूमनिटी, ये थी थीम। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर इभा था, रखा गया था, भारत में आयोजित किया गया था ये, ठीक है। जीत करके कौन ले गया? स्पेन। भारतीय संसद का द्विसदनात्मक विधानमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। अगला, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कोयला जीवाश्म ईंधन है। 1950 योजना आयोग की स्थापना हुई थी।
और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को दी थी। ठीक है, 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी जीता? मध्य प्रदेश ने जीता था इस बार। ये क्वेश्चंस थे क्विकली जिनको हम लोगों ने रिवाइज किया। ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके अगर आप लोग पढ़ते जाओगे ना, एक तो आपको आइडिया लगेगा। देखो इसमें कोई सी भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो आपको नहीं बताया गया है? चलो ईमानदारी से बताओ, जो लोग भी पुराने हमारे स्टूडेंट हैं ईमानदारी से बताइए, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बताया गया था आपको? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लोड नहीं लेना है। बहुत लोग डरते हैं, अरे इतना बड़ा एग्जाम है ये, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी पूछा जाता है। आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बस आपको रेगुलरिटी बना करके रखनी है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे मत करना कि रेगुलर देखो ना कहो कि बस हल्का हल्का पूछा जाता है। ठीक है, रेगुलर रहोगे तभी मजा आएगा। लास्ट डे का क्वेश्चन, लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु के किस राज्य से है? तो लोक नृत्य किस लोक नृत्य का है? तो इन सभी का है संबंध, भरतनाट्यम, करगट्टम, मोहिनीअट्टम। बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी कब लागू की थी? और नील कुरुंजी का फूल कितने वर्षों के अंतराल पर खिलता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर बताना। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो उसको ले सकते हो, और स्टैटिक जीके की अगर ई बुक लेना चाहते हो तो ये भी आप एमजेटी ऐप से जाकर के ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। और टेलीग्राम पर वन लाइनर भेजा जाता है, तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप आल्सो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।